नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी हिंदी लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी खट्टे मीठे अंगूरी गुच्छे। ये कहानी उनकी कहानी संग्रह क्रिच के संकलन से है और नई धारा पत्रिका में अप्रैल मई अंक 2022 में छपी थी। तो शुरू करते हैं कहानी खट्टे मीठे अंगूरी गुच्छे। दिसंबर का महीना था जब पूरे 2 वर्षों बाद कैलिफोर्निया की ज़मीन पर मैंने कदम रखा था। कुछ अनमनी, कुछ अतृप्त और कुछ असंयत सी मनस्थित थी। पुराना पौधा सी थी मैं, सो जड़ सहित नहीं उखड़ पाई थी संभवतः उस समय तक। नई मिट्टी में वो पौधा हरा भरा रह पाएगा या नहीं, ये अज्ञात था। उम्र के चौथे पड़ाव पर स्थायी स्थान से कटकर दूसरी जगह की मिट्टी में फलित होना, ये एक ज्वलंत प्रश्न है जिसका उत्तर भी संदेहास्पद ही होगा, किंतु ये सच्चाई है। नवीन वातावरण में ढालने की भरसक कोशिश करती हुई मैं कुछ महीनों के पश्चात मन बहलाने के लिए आसपास टहलने घूमने कभी कभी निकल जाती थी। घर से थोड़ी दूर एक पार्क से गुजरते समय दूर से घुंघरुओं की झंकार सी मीठे पर जोरदार उन्मुक्त ठहाके कानों से टकराए। उनमें कुछ विशेष था जिसने कदम रोक दिए। खड़ी रही उसी स्थान पर देर तक मूर्तिवत अचल, उस ओर देखती हुई। मुझसे काफ़ी दूर पर एक सीमेंट की बेंच पर 10-12 की संख्या में कुछ लोग बैठे थे। उनका वहाँ कुछ खान पान चल रहा था। उधर कदम बढ़ाना उस समय सर्वथा मुझे संकुचित कर रहा था। अधिक देर तक वहाँ रुकना उचित नहीं था, ऐसा सोचकर आगे बढ़ चली। पर उस ओर से आती हवा की खुशबू जानी पहचानी सी लगी। घर आई तब लगा मैं आधी अधूरी ही लौटी हूँ। मन तो उस दिन पार्क के इर्द गिर्द अब तक मंडरा रहा था। एक पल में कितनी ही तस्वीरें मेरी आंखों ने उतार ली थी। दृश्य अति सुखद लगा। अगले दिन पुनः तैयार हो चल पड़ी। उस दिन वहाँ किसी को न पाया। मैंने मनी मन अनेक अनुमान लगा लिए थे। अपनत्व की ऊष्मा उस दिन जो उभरी थी अब ठंडी जान पड़ी। फिर व्यस्तता तथा अन्य वैयक्तिक कारणवश लगभग 2 सप्ताह तक उस ओर जाना ना हो सका। फुर्सत पाकर एक दिन फिर उस राह से गुजरी। दूर से आती 2 मेरी हम उम्र भारतीय मूल की स्त्रियां नजर आईं। आपस में घुली मिली सी लगी। मैंने भी वही राह कुछ इस तरह से ले ली कि पास आने पर आमना सामना हो सके। अंदाजा सही था। सामने से स्पष्ट पता चला कि उनमें से एक दक्षिण भारतीय थी और एक बंगाली। बंगाली जिसके साड़ी पहनने का तरीका दक्षिण भारत के तरीके से सर्वथा भिन्न था। बंगाली महिला चौड़े लाल पाड़ की तांत की साड़ी पहने थी। उसके माथे पर सुर्ख लाल सिंदूर की बिंदी, हाथों में शंख की चूड़ियाँ और साथ में एक लोहे के छल्ला नुमा कड़ा उनके बंगाली होने की पहचान बता रहा था। इसके विपरीत दक्षिण भारतीय महिला के गले में मोटा सा मंगलसूत्र, हाथों में सोने के मोटे कंगन तथा नाक में बड़ी सी कील दक्षिण भारतीय परंपरा को मुखरित कर रहा था। भाषा अलग अलग पर आपसी प्यार टूटी फूटी भाषा में भी मुखरित हो रहा था। सामने से आती मुझे देख अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों ने नमस्कार की मुद्रा में मेरा स्वागत किया। यही तो मेरी अंतरिम चाहत थी। रुककर कोशिश की उनकी बात समझने की। वो कह रही थी, हम यहाँ रोज आते हैं। हाथों के इशारे से दूर बैठी और स्त्रियों को दिखाते हुए अपनी बात कह दी। उनके बात करने की कोशिश से उमंग स्पष्ट झलक रहा था। हिंदी भाषी मैं दोनों ही भाषा समझ तो लेती थी पर बोल नहीं पाती थी। दोनों के बीच तीसरी मैं थी जिसे उन्होंने जोड़ा था। मेरा हाथ पकड़ साथ ले चली उस ओर जहाँ अन्य लोग बैठी थीं। देश की माटी का अपनत्व सुगंधित हो उठा तत्क्षण। कैलिफोर्निया के इस इलाके में एक साथ इतने लोग एक साथ मेरी कल्पना से परे था। आश्चर्य तथा प्रेम मिश्रित उमंग भरी आंखों से बस उन लोगों को निहारे जा रही थी। उनमें कुछ दूरी पर पुरुषों का एक समूह किसी बात पर विचार में विमर्श करता हुआ, आलोचना समालोचना के झंझावात से जूझता हुआ अति प्रसन्न दिख रहा था। हर किसी से जान पहचान हुई। कोई मराठी, कोई उत्तर भारतीय तो कोई बिहार प्रांतीय, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, किंतु आपसी संपर्क की भाषा हिंदी और अंग्रेजी थी, जिसे अधिकांश रूप से बातचीत के दौरान सभी इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों को न तो हिंदी आती थी न ही अंग्रेजी, किंतु वे लोग भी हाव भाव के सहारे अपनी बातों को सबके समक्ष स्पष्ट कर देते थे। एक दूसरे की भाषा इस तरह टूटे फूटे रूप में सब समझने लगे थे। वरिष्ठ नागरिकों का ये एक छोटा सा समूह था। हर प्रांत के नागरिक इसमें शामिल थे।
अलग अलग पहचान पर एक ही धरती पर जन्मे, एक धरती के अन्न जल से पोषित ये भारतीय थे। प्रायः सभी के बच्चे बौद्धिक सक्षमता के कारण उज्जवल भविष्य के लक्ष्य को पाकर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हो गए थे। बहती नदी का पानी विपरीत बहकर उद्गम तक गया है कभी? नहीं ना। और समय सदा भविष्य की ओर उन्मुख होता है। आज के समय के ये महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी अपने माता पिता के प्रति भी उतने ही जिम्मेदार और संवेदनशील हैं जितने अपने कार्य क्षेत्र में। अमेरिका में अधिकांश भारतीय मूल के युवा अपने माता पिता की छत्र छाया में आज इत्मीनान से अपना काम करते हैं और अपनी आंखों के सामने जनक जननी को देख वे सुखद नींद सोते हैं। अर्थात माता पिता की मात्र उपस्थिति उनके शारीरिक ओज वृद्धि में चार्जर का काम करती है। इस तरह की जानकारी धीरे धीरे मिली जब मैं भी सीमेंटेड बेंच पर प्रतिदिन बैठने लगी, उन अंगूरी गुच्छों में जुड़ गई। जब तक यहाँ न आई थी अपने भारतीय नवीन वर्ग के विषय में विचित्र धारणा पाल रखी थी कि वे विदेश में रह के अपने पारिवारिक रिश्तों को भूल जाते हैं। यथार्थता से तब सामना हुआ। समझ आया कि इनके पास समय कम और मेहनत की अधिकता है। यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करना सरल नहीं। उपर्युक्त कथन के विपरीत कुछ भारतीय मूल के ऐसे भी हैं जो ऊंचाई तक पहुंच अपने माता पिता की कोशिशों, उनके संघर्षों को सर्वथा भूल जाते हैं। ऐसे दृष्टांत की भी कोई कमी नहीं। हम किस खेमे में हैं उसका निर्णय ऊपर वाला कब का कर देता है, परंतु समय पर यह उजागर होता है और उससे गुजरना उनका प्रारब्ध। अपने हिस्से में खूबसूरत अनुभव बटोरना, उनसे सार्थक बातें सीखना शायद बाकी था। तभी तो इस अवसर मिला जहाँ एक दूसरे से इस तरह बंधे हुए जैसे अंगूर के गुच्छे। अफ्रीका के भूखंड में जन्मी वो गौर वर्णा सुशील गृहिणी, वर्षों से एकाकी अमेरिकन नागरिक गुजराती महिला के धैर्य की कोई सीमा नहीं। बहुत पहले इनके पूर्वज गुजरात के कच्छ इलाके से कारोबार के सिलसिले में अफ्रीका गए तो बस वहीं के होकर रह गए। इकलौते बेटे की ममता में पगी वो महिला नख से शिक एक दीप शिखा सी सात्विकता की प्रतिमा नजर आती थी। पुत्र मोह उन्हें इतनी दूर अफ्रीका से अमेरिका तक खींच लाया था। हाथों में ऊन सलाई उन पर रफ्तार से चलती उंगलियां उनके कौशल का परिचय दे जाती थीं। बातों में मिठास, स्पर्श में आशीष तथा नेत्रों में स्नेह, किंतु आधुनिक विचारों की बहू की अपेक्षा खरी नहीं उतरती थी। कभी कुछ कहा तो नहीं, पर सत्य कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। हौसले में कोई कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं। उनका संदेश होता था, सबको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का हक मिलना चाहिए और उसमें संतोष करना चाहिए। जैसी सुलझी बातें वैसा ही सुलझा व्यक्तित्व था। भारत के विभिन्न स्थान से आवाजाही करने वाले या स्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले हों, सभी लोगों का आपसी रिश्ता केवल हार्दिक सद्भावना के ठोस आधार पर टिका था। खुले दिल से बात करते और सारी बातों के अनुभवों को वहीं छोड़ देते थे। मन को बोझिल कर नहीं, प्रसन्न चित्त घर वापस जाते थे। जीवन में घटित घटनाओं के अनुभव से गुजरे हुए पलों को कोई कथानक की विधा में, काव्यात्मक रूप में, तो कोई अपने उम्र की नादानी पर स्वयं लज्जित होते हुए भी उनको लघु कथा के रूप में एक दूसरे के संग साझा करता हुआ बीते क्षणों को पुनर्जीवित कर लेता था। प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन विभिन्न घटनाओं का एक संकलन होता है। सबको जीवन की परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पत्र नियति के द्वारा दिया जाता है। उसे हल करते रहना ही वास्तव में संपूर्ण जीवन कहलाता है। उन्हीं घटनाओं में से कुछ विशेष न भूलने वाली स्मृति को यदा कदा सबके संग साझा कर लेते थे। 1947 में भारत विभाजन के दरमियान जिन लोगों ने अपनों को खोया, यातनाओं से उभर कर जो आज खड़े हैं, उनमें से एक सज्जन से संपर्क का संयोग बना। आप बीती एक घटना यानी उनके जीवन की उनकी आंखों देखी और गुजरी एक कहानी उनकी जुबानी सुनी। धैर्य के साथ निशब्द हो सबने सुनी। दहशत का वातावरण था। एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे वे लोग जिनमें कभी आपसी प्रेम पुष्पलता सा फैला था। अलग अलग धर्म के होते हुए भी आपसी भाईचारा के वे दृष्टांत थे। दरार ऐसी पड़ी कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। सर्वत्र भागा भागी थी। बहुतों के घर बार छूट गए। रातों रात छिपते छिपाते परिवार समेत अज्ञात दिशा की ओर चल पड़े थे। कुछ गंतव्य तक पहुंचते थे तो कुछ राह में खुद को कभी अपनों को खोते हुए अनजान जगह पहुंच गए। रोटी तक नसीब नहीं थी। खुद तो वो सज्जन उस समय बहुत छोटे थे, किंतु याददाश्त के धनी थे।
अपने और पड़ोसियों के परिवार को टूटते बिखरते आंखों से साक्षात देखा था, जिसकी चिर स्मरणीय दहशत युक्त छवि मानस पर अब तक चिपकी हुई थी, जो यदाकदा उभर आती थी। नाते, रिश्तेदार, मित्र सबकी आंखों में डर देखा। किस पल किसके साथ अनहोनी घट जाए, इस दहशत में सांस गिन रहे थे सब। देश का बंटवारा इतना हृदय विदारक होगा, वो भी धर्म के नाम पर, ये कभी सोचा ही नहीं था। किसी भी धर्म में हिंसा वर्जित है, किंतु इसका दुरुपयोग और उल्लंघन हुआ तो मात्र राजनीति के कारण, किंतु प्रभावित हुआ समस्त आयाम। माता पिता से एक पीढ़ी पीछे के पारिवारिक सदस्यों को हिम्मत बटोरते हुए पुनः ऊपर उठते हुए भी देखा। हर सदस्य की मेहनत, एक दूसरे से प्यार और आपसी एकता एवं युक्ति का ये सुखद परिणाम था कि जो कुछ खोया था उसे एक दिन वापस पाया। बच्चे, बड़े, स्त्री हों या पुरुष, सबने एकजुट हो यथा योग्य काम और मेहनत की। रिश्तों को ऐसे बंधन में निस्वार्थ बांध कर रखना एक अद्भुत कला है। लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा वहीं से लेकर वो भी प्रगति की ओर बढ़े। फलता आज वो बेटे और बेटी दोनों के पास मान सम्मान के साथ अमेरिका में रहते थे। संघर्षों का हाल सुन आंखें सबकी भर आईं। उन्होंने अपनी इकलौती छोटी बहन को चलती ट्रेन से खींची जाने का तथा उसके निरंतर रुदन की बेबसी का दृश्य अपनी बेबस आंखों से देखा था। वो दंगा और उसका अपने मन को चीरने वाला दर्द सुन सब द्रवित हो उठे। उनका वो व्यक्तिगत दुख उस क्षण हर किसी का हो गया था। इस तरह वरिष्ठ जनों ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, जहां हम सब केवल अपनी अपनी बात करते थे। बेटे, बहू, बेटी, दामाद, पोते, पोतियों की ना तो बुराइयां करते और ना ही प्रशंसा के पुल बांधते। सामयिक चर्चा के तहत दृष्टांत के तौर पर उनका जिक्र आ जाता था कभी कभी। हर रोज हम वयस्क नागरिक अपनी खुशियां जीकर समय काटते थे। ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती। सच माने तो जीवन कम पड़ जाता है, संभवतः सीखने को कुछ ना कुछ रह जाता है। उत्तर प्रदेश निवासी श्री भारद्वाज जी सादगी में विश्वास करते थे। वो अपनी 2 अमेरिका निवासी बेटियों के संग समय बिताने भारत से आ जाते थे। ग्रीन कार्ड के पक्ष में वो दंपति नहीं थे। उनके अनुसार चाहे बेटा हो अथवा बेटी, अपनी आज़ादी उनके साथ सदा रहने से खंडित हो जाती है। बात में दम था, परंतु एक हद तक अपनी आज़ादी कायम रखी जा सकती है। धीरे धीरे बढ़ती हुई शारीरिक निर्बलता को रोका नहीं जा सकता। तब सहारे की आवश्यकता होगी तब देख लेंगे। विकट समय अपने जने ही देखरेख कर सकते हैं। अपनी मर्जी से शेष जीवन बिताने में मन को तसल्ली होती है। अगर कोई विकल्प हो, यही सबसे अच्छा है कि समय समय पर जब तक स्वास्थ्य साथ दे, बच्चों के पास आकर समय बिता लेने से संबंध मधुर बने रहते हैं। हर किसी के सोचने का नज़रिया परिस्थिति के अनुसार बदलता है और निश्चित होता है। बात सबकी एकदम सही होती है। नया अनुभव नई सीख बन जाती थी। इस प्रकार विभिन्न विचारधाराओं को समझने का सुअवसर इस स्थान पर मिला। विचारों की आपसी टकराहट भी समय समय पर हो जाती थी, परंतु बड़े कौशल से बातों को बिगड़ने की कगार तक कभी नहीं लाने देते थे। यही तो विशेष अपनापन तथा घनिष्ठता थी, जिसने विदेश में भी एकता के सूत्र में बांधकर एक छोटी सी दुनिया बना दी थी। एक कहावत है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, अर्थात एक तरह के विचारों वाले या एक स्तर के लोग एक साथ नहीं रह पाते। इस कहावत का वजूद भी यहाँ आकर चरमराते हुए देखा। अक्सर बेटी और बेटे के माता पिता एक ही घर में एक छत के नीचे रहते थे और आपसी संबंधों की मधुरिमा तथा नाजुक रिश्ते की नजाकत के बीच अद्भुत संतुलन बनाकर निभाने की कला में पारंगत थे। खूबसूरत रिश्तों की महत्ता रिश्तों को संभालने में होती है और ये भी किसी कला से कम नहीं। कई जोड़ियां समधन समधी की हैं जो आपस में इतनी घुली मिली हैं जैसे दूध और पानी। रिश्तों से अधिक वे अपनी शेष उम्र नए सिरे से एक साथ जीते भी हैं, काटते भी और रुचिकर बनाकर मस्त रहते हैं। नई पीढ़ी की दुनिया में अपना महत्व रखते हुए भी उनकी दुनिया में कभी झांकते नहीं और न अपने जीवन में उन्हें दखल देने देते हैं। बच्चों को उनकी ज़रूरत के समय वरिष्ठजन यथासंभव यथाशक्ति खड़े हो जाते हैं और बच्चे तो निश्चित रूप से वृद्ध जनक जननी के संरक्षक बने उनकी निगरानी करते रहते, उनका हाथ थामे रहते। अपना अपना कर्म, एक दूसरे की निष्ठा इस तरह बरकरार रहती थी। सबका मन तुष्ट,
से पूर्ण तथा शांत रहता था। मतलब सब सुखी और सानंद रहते थे। इस बेंच पर न आने वाले इस अनुभव से वंचित हो जाते थे। लगभग 2 साल बाद राजस्थान से एक संभ्रांत परिवार के वरिष्ठ दंपति ने कैलिफोर्निया की धरती पर पुनः कदम रखा था। उन लोगों का विस्तृत खानदानी कारोबार था। संयुक्त परिवार की परंपरा चली आ रही थी, जो अब तक चली आ रही थी। संयुक्त परिवार की खूबियाँ रिश्तों की महत्ता का उल्लास के साथ वर्णन करती थी। उनका कहना था, जरा सी सहन शक्ति आ जाए तो संयुक्त परिवार में बहुत आनंद आता है। हर पारिवारिक सदस्य चिंता मुक्त और खुश रहता है। ऐसे परिवार में हर समस्या सबकी होती है और हल भी आमने सामने बैठकर निकाल लिया जाता है। वे भी पुत्र मोह में लिपटे हुए सशक्त ममता की जोर से खिंचे यहाँ आए थे। कारोबार उनके बिना भी चलता रहता था। घर में इतने लोग थे जो काम में रुकावट नहीं आने देते थे। ये सज्जन घर में बड़े थे और छोटे उनके कई पुत्र पुत्रियां अमेरिका के विभिन्न स्थानों में निवास कर रहे थे। उन्हें सब जगह का अनुभव हासिल था। सदा हंसमुख रहने वाली इन महिला की कोई बहू अमेरिकन तो कोई कोरियन, कोई दामाद पंजाबी था तो कोई मद्रासी। विभिन्न भाषाओं से अज्ञान, फिर भी आपसी संपर्क निर्विघ्न बिना टकराव के चल रहा था। हर वक्त खुश रहने वाली वो महिला और तरोताज़ा दिखने वाले वो सज्जन इस बात का प्रमाण दे रहे थे। मेरे जीवन के अनुभव में इस अद्भुत रिश्ते का आधुनिक चित्र एक नवीनता लेकर जुड़ गया था। अकेलेपन की व्यथा से अक्सर लड़खड़ाते संभलते वो भोजपुरी भाषी भद्र महिला शांत प्रकृति की मितभाषिणी थी। उस शांति की गहनता में जो हलचल थी उसे जी रही थी वर्षों से चुपचाप मौन। अनुभव की विशेष धनी थी। इस निग्धता में लिपटी सौम्य प्रतिमा सी वो कितनी ही कहानियाँ अपने इर्द गिर्द सजाए हुए थीं, इसका अनुमान लगाया जा सकता था। उनकी बातों से छलकती थीं उनके परिवेश से लेकर अब तक की समस्त मिठास से भरपूर यादें, किंतु आंखों की भाषा बयां करती थी कुछ अंदरूनी पीड़ा, एक अकथ्य आप गुजरी। उच्च शिक्षा प्राप्त वो गरिमामयी स्त्री के विचार भी उच्च कोटि के थे। जिस परिवेश में पली बढ़ी थीं वहाँ यूँ तो गुरुजन आधुनिक समय के प्रगतिशील विचार को स्वीकार करते थे, किंतु वो बातचीत के दौरान तक ही प्रकट होता था। सही अर्थ में वो रूढ़िवादी मानसिकता का त्याग नहीं कर सके थे। परिवार में संस्कार और अनुशासन प्रियता के समक्ष अन्य बातें नगण्य थीं। विशेषतः विवाह से पूर्व किसी से प्रेम संबंध, चाहे बेटी अथवा घर का बेटा, सबके लिए समान रूप से वर्जित था। प्रत्यक्ष में उस परिवार के पुरुष सदस्य एक सुधारवादी स्वस्थ समाज का जोश के साथ समर्थन तथा प्रतिनिधित्व करते थे। उस महिला ने एक दिन समाज में रहने वाले ऐसे लोगों की चर्चा करते हुए इस बात की जानकारी दी। उनका बड़ा भाई मानसिक संतुलन खो देने के बाद सालों से मानसिक रोग से पीड़ित था। ये कहते हुए उन भद्र महिला की आंखें नम हो गईं। किसी से प्रीति करने का और दबाव के कारण उसे छोड़ देने के अपराध को वहन करने का ये परिणाम था। भैया की इस स्थिति को देखा तो सहम गई थी मैं। प्रणय वेदी पर मौन बैठ गई। जिधर प्रारब्ध था उस ओर शिद्दत से बढ़ चली। अपने आप से पहला झूठ बोला था, फिर उस व्यक्ति से जो मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में था। उनकी इस समझदारी ने कई जीवन संवार दिए थे। यह आप बीती तभी व्यक्ति किसी के साथ साझा करता है जब बहुत आत्मीयता तथा अखंड विश्वास हो। उन्होंने भारी मन से हर सच्चाई प्रकट कर मन हल्का कर लिया था उस पल। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था, परंतु मैं आज भी अपने झूठ को अपनी नज़र में कसूर मानती हूँ। खुश इसलिए हूँ कि सब अपनी अपनी जगह निष्ठावान हैं। जब तक वे 2 जन थे एक दूसरे की देखभाल कर लेते थे, पर अब वो अकेली थीं तब बेटी ने पास बुला लिया। अपनी धरती से कटकर मन में दुख होता है, परंतु एक समय ऐसा भी होता है जब अपनी मर्जी महत्वहीन हो जाती है। जिद का कोई हल नहीं, सबकी सुविधा जिसमें हो उसी राह को अपनाना उचित है। मैं ऐसी समझदार महिला का अभिनंदन करती हूँ। अमेरिकन सिटीजनशिप ले वे प्रौढ़ मुंबई निवासी मराठा दंपति भारत में ही रह रहे थे। 3 वर्षों बाद बेटी बेटा के पास समय बिताने आए थे। आकर्षक व्यक्तित्व जिसमें सत्यता, खुददारी, देश प्रेम, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता जैसे गुण कूट कूट कर भरे थे। उनका जीवन भी संघर्षों तथा तरह तरह की चुनौतियों का संकलन था। बचपन में माँ का साया उठ गया था। बड़ी बहन की देख रेख में पालन पोषण हुआ था।
मन दबाकर रहना आसान नहीं, पर बड़ी बहन का सदा कर्जदार रहा। काम चलने लायक पढ़ाई कर पाए थे, कम उम्र में वैवाहिक बंधन में बंध गए थे। घर में पिता तथा छोटे भाई की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। कठिनाइयों से भरा जीवन उनके साथ पत्नी भी ज़रूरतों को दरकिनार कर भाई की पढ़ाई पूरी करने का संकल्प कर चुकी थी। पढ़ लिख कर उनका भाई एक कुशल डॉक्टर बन गया। प्रसिद्धि पाकर वो कुछ ऐसा बदला जिसकी उन्हें तनिक भी आशा नहीं थी। संबंध भी नाम का रखा। भाई को इतनी प्राथमिकता दी कि उनका अपना बेटा कैसे पढ़ रहा है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के घर हमेशा न्याय होता है। उनके विलक्षण बुद्धिमान पुत्र ने स्वयं ही मेहनत से शिक्षा पाई और अच्छी अमेरिकन कंपनी में कार्य करने लगा। ईश्वर की अनुकंपा से आज अमेरिका में परिवार के संग रह रहा है। माता पिता का मत है कि दोनों जगह भारत और अमेरिका आते जाते रहना अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उचित है, जब तक स्वास्थ्य साथ दे सके। बेटा हो या बेटी, अधिक समय तक साथ रहने पर खुद ही उन्हें भार सा लगता था। सबको अपना समय खुद के लिए अपनी मर्जी से रहने के लिए अवश्य मिलना चाहिए। पीढ़ी का अंतर हो जाता है, खान पान रहन सहन में भी अंतर आ जाता है। उनका मत था कि जब शरीर अशक्त हो जाएगा तब तो निर्भर रहना मजबूरी है, पर जब तक शरीर में शक्ति हो किसी पर निर्भर रहना मानसिक विकृति है। उनका यह विचार उनकी स्वस्थ मानसिक प्रगति और खुददारी दर्शाता है। हर निर्णय उनका सोचा समझा होता था। सबकी कथा और व्यथा सुनने का अवसर विदेश की इस भूमि में मिलेगा, इसका अनुमान नहीं था। जिस देश में जन्म लिया वहाँ उसी प्रांत के बीच के परिवेश संस्कार की जानकारी के अलावा दूसरे प्रांत की गहन जानकारी वहाँ रहकर भी संभव नहीं थी। एक साथ इतने प्रांत के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी विशेषताओं की जानकारी, भाईचारे सा संबंध सौभाग्य से मिलता है। एक छोटा हिंदुस्तान जैसे यहीं बस गया हो। उड़ीसा निवासी धर्मनिष्ठा मीता पात्रा अधिक दिनों के लिए नहीं आती। खुशी खुशी आंखों में पारिवारिक सुख की आशा लिए आती हैं, परंतु जरूरत से अधिक आधुनिक विचारों की बहू और पत्नी की अपने ही माता पिता के प्रति बेरुखी, अपमानित करती अनेक गलतियों को अनदेखा करने वाले बेटे के साथ अधिक दिन रह नहीं पाती। व्यस्तता में घिरे हुए बच्चों को उनकी तरफ देखने का समय नहीं रहता। सहारे की ज़रूरत इस उम्र में होती है, पर यहाँ आकर अधिक कार्यभार आ जाता है जो उनकी शक्ति से अधिक हो जाता था। बच्चे माँ को सदा से काम करते देखते हैं तो कभी उनकी उम्र नहीं देख पाते। रहन सहन का तरीका, संस्कारों का हनन अपनी आंखों के सामने देख विक्षिप्त सी हो जाती थी। सह नहीं पाती थी बेतरतीब बिखरी गृहस्थी। पीढ़ी का अंतर जरूरत से अधिक हो जाए तो समझौता छोटा पड़ जाता है। सहन शक्ति ढीली होने लगती है। टकराव की नौबत से बचते बचाते दिन बिताकर वापस चली जाती थीं। इस बार कई सालों बाद आई थीं। उनका उदासीन चेहरा व्यक्त कर देता था उनका संतोष, और अल्प वाक्यों में मुखरित होती थी उनकी व्यथा। अपमानित होकर किसी के साथ निभाना सरल नहीं। जिसे इसके बीच गुजरना पड़ता है उसके अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। ये चिंतनीय समस्या है। सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। माया मोह के शिकंजे से निकलने की भरपूर कोशिश और मातृत्व की ममता के बीच रस्साकशी चलती रहती है। हार जाते हैं वृद्ध माता पिता अपने ही होनहार बच्चों की आधुनिक मानसिकता के सामने। ये उड़ीसा दंपति की अपनी निजी समस्या के बावजूद हमारे बीच हमारी उन्मुक्त खुशियों में जुड़ जाते थे। जितने समय के लिए सब साथ होते, सिर्फ भारतीय मूल के देश के प्राणी रहते, एक सूत्र में पिरोए हुए। इसी आत्मिक सुख के ऊर्जावान हो शेष जीवन के नूतन अनुभव की ओर चल पड़ते थे। सभी इस सत्य से सहमत थे कि कर्तव्य पूरित करने के पश्चात अब ये चिंता मुक्त समय सिर्फ अपना है। अपने जो भी शौक और गुणवत्ता हैं उन्हें पूरा कर आत्मतुष्टि पाने का उनका हक है। जब से निजी परिवार बना तब से लेकर सेवानिवृत्ति काल तक कैसे समय जिम्मेदारियों के बीच कम पड़ जाता था। यंत्र की भांति जैसे हम चलायमान थे। कुछ स्थिरता मिली जिसमें शारीरिक और मानसिक राहत थी। आधुनिक एवं सामयिक परिवेश में स्त्री पुरुष दोनों कार्योन्मुख होते हैं। घर बाहर दोनों को संभालना स्त्री के लिए आसान नहीं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ की उपस्थिति मात्र से उनको सहयोग मिल जाता था। निगरानी घर पर तथा छोटे बच्चों पर रहे इतना ही पर्याप्त था। कभी अधिक उम्मीद नहीं करते। हम भी अपनी अहमियत साबित कर तुष्ट होते। छोटे मोटे यथा योग्य कार्य कर अपनी शारीरिक तथा मानसिक कार्यक्षमता की परख करते रहते थे।
कभी पौधों में पानी दे दिया, कभी चाय बना दी, कभी मसालों की खाली शीशियों में मसाले भर दिए। भारत की तरह यहाँ काम के लिए सहायतार्थ किसी को रखने की प्रथा नहीं है, किंतु सुविधाएं अधिक हैं, इसलिए आसानी के साथ स्वयं काम करने का चलन है। अनेक भारतीय मूल के माता पिता एक विचार के नहीं होते। उनके सामने अलग परिस्थिति और उनसे उपजी समस्याएं खड़ी हो जाती थीं। मैसूर से आए हुए एक दंपत्ति अपनी रूढ़वादी परंपराओं पर अडिग थे। धीरे धीरे उनके सभी बच्चे अपने भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए अमेरिका में बस गए। वृद्धावस्था जनित कठिनाइयों का सामना करना असंभव होने लगा। समय के अभाव, उस पर काम के दबाव से बार बार बच्चों का सफ़र करना कठिन हो गया। निजी कंपनी में बच्चों का टिके रहना दूभर हो गया। किसी प्रकार आग्रह कर अपने पास ले तो आए, किंतु उन्हें नया वातावरण, नया जीवन का रहन सहन रास नहीं आया। छोटी छोटी नगण्य बातों पर उनका स्वाभिमान आहत हो जाता था। स्थिति अक्सर टकराहट तक पहुंच जाती थी। ना तो नए जमाने की नौकरी पेशा बहू उनकी छोटी बड़ी इच्छाओं पर खरी उतर पाई, ना ही वे लोग घर बाहर और वरिष्ठ माता पिता का यथासंभव ध्यान रखने वाली बहू के साथ खुश रह पाए। अंतगोत्वा वे वापस लौट गए। कोई सरल रास्ता नहीं निकल पाया, अथवा अपना अपना स्वाभिमान आड़े आ गया हो। इस तरह की स्थिति विशेषता उन परिवारों में आती है जो वरिष्ठ अपने समय के अपने उच्च पद के मद से मुक्त नहीं हो पाते और अनावश्यक आदतों को बदल नहीं पाते हैं। जीवन के रास्ते आसान नहीं हैं। उतार चढ़ाव से गुजरते, तरह तरह की जीवन जनित समस्या से उलझते, जूझते, उबरते हुए लगभग सभी हम उम्र एक जगह प्रतिदिन कुछ अपनी खुशियां बटोर लेते हैं। आरंभ में पैदल चलने वाले कुछ भारतीय नागरिक कभी कभी अचानक दिख जाते थे, पर अब अधिक लोग पैदल चलने में विश्वास करते हैं। सड़कों पर कार द्वारा चलने का ही अधिक प्रचलन था। हर वर्ष जून से अगस्त सितंबर के बीच अधिकतर संख्या में आगंतुक वीसा प्राप्त माता पिता का आना जाना होता था। जो लोग स्वेच्छा से इस खूबसूरत से छोटे से भारतीय समूह की ओर आकृष्ट होते थे, उसका प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत होता था। ऐसा कोई घर नहीं जो आपसी मतभेद से अछूता हो, यानी हर व्यक्ति की सोच पसंद में भिन्नता होती है, फिर भी भारत के लोग प्रेम के साथ एक साथ सानंद रहते हैं। अपनी अपनी निजी एवं घरेलू समस्या के बावजूद हर रोज़ चंद लम्हे अपने लिए निकाल कर जो अंतरिम सुख मिलता, वो वास्तव में अनमोल है। समय की डोर में बंधे सब नियति की कठोरता से अज्ञात हैं। जब तक साथ हैं, मीठे अनुभव, अर्थपूर्ण वाद विवाद इत्यादि में रमे हुए सब जीवन का आनंद लेते रहें। छोटे से आत्मीयता, सद्भावना, संस्कारों के धागे में पिरोए हुए इस देशी समूह के संपर्क में आकर इन्हें नज़दीक से देखा, मनन किया, समझा और अन्य के जीवन की सुखद दुखद घटनाओं से सबने कुछ ना कुछ सीखा। ईश्वर का सहारा, एक दूसरे की दुआएं, हंसी खुशी बांटते रहने का संकल्प, परिवार का प्यार जितना मिल सके बहुत है। वही हमारी कीमती निधि है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक खूबसूरत चित्रात्मक कहानी खट्टे मीठे अंगूरी गुच्छे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।